ड्रामा के स्टार्ट में हम लेडी नुआ को देखते हैं जिनका सब लोग स्वागत करते हैं क्योंकि वो वहां पर आई थी एक देवी बनकर। साथ में उन्हें सब कह रहे होते हैं वो गार्जियन एंजल है, मीन्स सबकी रक्षा करने वाली। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम था यंग बॉ। यंग बॉ अभी बहुत छोटा होता है, अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करता था। कहती है कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन एक कैरिज देवी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो अपने बेटे को पीछे धक्का दे देती है और वो कैरिज उनको लग जाता है। सब कहते हैं कि देवी को क्या हुआ, देवी को क्या हुआ। उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है वो कहीं पर और ही आ गई है। कहती ये कौन सी जगह है भला, और मैं यहाँ पर कैसे आ सकती है। पता चलता है उसका नाम रोंगयू है और भी वो 18 साल की है। मीन्स उसकी शादी नहीं हुई है। कैसे कबीले से थी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके फादर रोंग क्लैन के थे, जहाँ पर अपने फादर के साथ रह रही थी। उसकी एक सिस्टर होती है, लाती है उसके लिए जूस कि तुम ये जूस पी लो, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। लेकिन उसके हाथ पर डाल देती है। कहती ओह माफ करना, मेरे हाथ से गलती से फिसल गया। ऐसा तुमने फ्रूट तो कभी देखा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी ट्राइब में तो वो होता ही नहीं। रोंगयू क्या करती है, वहां पर पानी रखा होता है और अपनी सिस्टर के ऊपर डाल देती है। वो चिल्लाने लगती है, कहती है सॉरी मुझसे भी फिसल गया, क्या करूं। तो मैं यही पसंद है ना, तो ऐसे ही काम करूंगी। सब कहते हैं ये लड़की कितनी वाइल्ड है, ऐसे कैसे बात कर रही है। और यहाँ पर रोंगयू कहती है कि जब मैंने किया तब तुम सबको दिखा, जब ये कर रही थी तब क्या तुम लोग बहरे अंधे काने सब हो गए थे, तुम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी पता चलता है कि वहां पर ट्राइब चीफ के जो सबसे बड़े ग्रैंडसन है वो आए हैं। वो जैसे ही वहां पर आते हैं तो वो देखते कर हैरान रहती है कि बिल्कुल उसके हस्बैंड की जैसे उसकी शक्ल है। आज से सालों पहले उसके हस्बैंड और वो दोनों ही पृथ्वी पर आए थे मॉर्टल बनकर कि हम दोनों इंसानों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब वो बहुत ही ज्यादा बीस्ट का अत्याचार बढ़ गया तो उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। उस टाइम उनकी डेथ हो गई। उस तब से लगभग आज तक मैं बस उनका इंतजार कर रही हूँ। कहती है क्या ये मेरे डिसेंडेंट्स है जो यहाँ पर आए। कहती तुम ये बताओ यिनबॉ को कैसे जानते हो। सब कहते हैं कि ये कैसी लड़की है जो डायरेक्ट चीफ से पूछ रही है कि यिनबॉ कैसे हैं। वहां पर उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम इनको टच भी नहीं कर सकते और तुमने ऐसे कैसे नाम ले लिया। वो उनके ग्रैंडसन है। कहती ग्रैंडसन मतलब ये जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। अब तो वो हैरान रह जाती है। कहती वो जिंदा तो है ना, प्लीज मुझे बता दो। क्योंकि अभी यहाँ पर रोंगयू आ चुकी थी पूरा 70 साल बाद, जहाँ पर उसका बेटा अब बुढ़ा हो चुका है। कहते हैं कि मुझसे मत पूछो और अपनी बेटी को संभालो लेटर, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बोलती है। मन में सोचती है कि थैंक गॉड मेरा बेटा जिंदा तो है, भले ही वो 70 साल का हो या कितने भी साल का हो। उसके फादर उसको डांट रहे होते हैं लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है। उठती है तो देखती है कि कोई भी नहीं है। कहती है ये जो बॉडी है ये तो बहुत ही वीक है, सबसे पहले मुझे इसकी पावर जगानी पड़ेगी। जितनी भी पावर होती है वो अपनी इकट्ठा करके सबसे पहले देखती है कि उसका बेटा कैसा है। पता चलता है कि उसके बेटे की हालत बहुत खराब है। मीन्स ये समझ लो कि उसकी लास्ट सांसें चल रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा, इतनी तबीयत खराब हो चुकी है, मुझे उसे बचाने जाना ही पड़ेगा। तभी उसके फादर आ जाते हैं, कहते हैं कि तुमने ये क्या किया है, तुम्हें पता है ना कि तुमने चीफ से बहस की है। उसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं फादर, इसने अभी तक कोई काम नहीं किया है, ना ही कुछ जानती है, तो सबसे पहले इसे जो है थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। उसके फादर कहते हैं सही कहा। जी फैमिली की तरफ ये आंख उठाकर कैसे देखती है सकती है। रोंगियो कहती मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। दोनों नहीं जा रहे होते तो आंख घूरती है तो दोनों डर के चले जाते हैं। बाहर निकलते ही उसकी सिस्टर कहती है कि फादर ये कितनी डरावनी हो गई है, ऐसा लगता है शक्ल ही बदल गई। पता चलता है पूरा आदिवासी क्लैन जंगलों में जो है फ्रूट्स को तोड़ रहा होता है, क्योंकि अभी उन लोगों को फ्रूट्स की इतनी पहचान नहीं होती है। तो उन फ्रूट्स को इकट्ठा करने की लीडर उसकी बहन होती है। कहती है कि ये सब काम मैं कर रही हूँ, चलो तुम भी काम करने में जुट जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती। रोंगियो कहती है और तुम क्या कर रहे हो, तुम भी फ्रूट्स बटोरो। कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी मैं तो बस देखती हूँ कि ये सेफ है या नहीं, ये हमारे खाने लायक है या नहीं। जैसे एक लड़की फ्रूट्स लाती है तो यहाँ पर रोंगियो कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनको खाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सिस्टर कहती है तुम्हें बड़ा पता है, ये तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे फल हैं। कहती है तुम खा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अच्छे हैं या नहीं। वो खाती है। कहती है तुमने बस बेवकूफ बनाने का ना सिर्फ धंधा बना रखा है। देखो मैंने तो खाया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। खाती जाती है अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। कहती है अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कहते हैं अब क्या करें, अब तो ये मर जाएगी। सब कहते हैं कि ये रोंगियो प्लीज बचा लो बचा लो। पता चलता है कि वहां पर भेड़ की जो है पॉटी पड़ी होती है वो खिला देती है उसको। कहती है कि खाओ। कहती है तुमने मुझे पॉटी क्यों खिलाई। कहती है वॉमिटिंग करो जब तक अंदर से सब कुछ नहीं निकलेगा तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगी, खाती जाओ वॉमिटिंग करती जाओ। कहती है लेकिन
पॉटी खिलाने की क्या ज़रूरत थी? कहती खिलाना पड़ेगा। बाकी लड़कियाँ कहती हैं कि आप तो कितनी अच्छी हैं, अब आप ही हमारी लीडर बन जाइए ना, ताकि हम सब लोग सेफ रहेंगे। यहाँ पर रंग्यो कहती ठीक है। पीछे से उसकी सिस्टर कहती है तुमने ठीक नहीं किया। वहाँ पर वो बताती है कि देखो ये फ्रूट्स जो पके हुए हैं इनको तुम तोड़ सकती हो, बाकी फ्रूट्स को नहीं। अचानक से एक तीर आकर लगने वाला होता है। वो जो लड़की होती है उसको पीछे करती है, तभी वहाँ पर लड़कों का एक झुंड आ जाता है। पता चलता है कि वो सब शिकारी होते हैं। कहते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा खरगोश पकड़ा है। लेकिन रोंगियो कहती है खरगोश पकड़ा है, सबसे पहले जो तुमने ये फ्रूट नीचे फेंका है वो उठाओ। कहती है मैंने कहा ना फ्रूट जो नीचे फेंका वो उठाओ। कहता वो हंटर कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इन सब का लीडर हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो वहाँ से जाने लगती है तो इस पर वो लड़का कहता है देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम डर गई। वो पीछे उठती है और एक जोरदार पैर उसको मारती हुई नीचे गिर जाता है। कहती कितने कमजोर हो, तुम्हारे अंदर ताकत तो है नहीं। सब कहते हैं कि क्यों मारा इसको? कहती मैंने कहा ना फ्रूट उठाओ वरना मार पड़ेगी। वो एक एक करके वहां पर सबको मारने लगती है। कहते हैं रुको रुको, उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ। वो फ्रूट उठा कर दे देता है। कहते हैं अब ठीक है ना। यहाँ पर वो लड़का बोलता है तुम एक औरत हो और औरत की हिम्मत कैसे हुई एक लड़के पर हाथ उठाने की? कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि कैसे बिहेव किया जाता है। कहता है मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। कहती है तब तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि तुम जैसा पागल लड़का उनको नहीं मिला। कहते हैं सबक सिखाऊंगा तुमको। इधर हम देखते हैं कि वो वापस आकर जा रही होती है अपने बेटे से मिलने के लिए। सामने देखती है कि जैसे उसके हस्बैंड घर बनाया करते थे सेम वैसा ही फैंसी घर बना हुआ है। तब वहां पर एक आदमी बोलता है कि पता है ये हमारे लीडर का घर है, यहाँ पर सबका जाना मना है, तुम यहाँ पर आसानी से नहीं जा सकती हो। कहती मैं जाऊंगी। सबसे पहले वो देखती है कि उसका बेटा कैसा है। को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जहाँ पर उनका ग्रैंडसन बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं क्या करूं? यिनबाओ बोलता है कि कोई मेरा बचपन का नाम ले रहा है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, लगता है मेरी मौत नजदीक आने वाली है। पापा जीवान कहता है कि ग्रैंडफादर को बचा लो, मेरे ग्रैंडफादर को बचा लो। वो उन्हें दवा भी खिलाता है लेकिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही होती है। तभी सामने से रोंग्यू आती है। कहती है कि मैं जानती हूँ चीफ बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसी वजह से मुझे उनसे मिलना है। कहते हैं वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। कहते हैं जाना है मुझको और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाने दूंगा। कहती है मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ लेकिन मुझे अपने बेटे से तो मिलना ही पड़ेगा। ग्रैंडफादर तुम्हारे होश में नहीं आएंगे जब तक मैं उन्हें देख ना लूं। ग्रैंडफादर की बात सुनकर वो कहते हैं ठीक है जाओ। वहाँ पर वो बर्थ डिटेल बताकर गई थी तो उसे यकीन नहीं होता है कि इसे बर्थ डिटेल कैसे पता है ग्रैंडफादर की। अंदर जाती है देखती है वही सेम घर, वही सब कुछ। उसे याद आता है कि कैसे वो अपने बेटे को दौड़ा रही होती है, आती है इतना ढेर सारा प्यार करती है और उसे 5 कलर स्टोन पहनाती है जिसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। तभी वो आता है कहता है इधर चलिए। कहती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही सामने देखती है ना तो खूब देर देर से रोने लगती है कि उसका छोटा सा प्यारा सा बेटा आज इतना बुढ़ा हो चुका है। कहते हैं कि युनबाओ उठो ना, मैंने तुम्हें कितना मिस किया युनबाओ। कहते हैं कि क्या ग्रैंडपा युनबाओ आपको कैसे नाम पता है? वो बाहर बैठकर सोच रहे होते हैं। तभी पर एक आदमी आता है और बताता है कि आपको चलना पड़ेगा क्योंकि एक मीटिंग रखी गई है। सामने वो निकलती है और कहती है कि मुझे हर रोज यहाँ पर आना पड़ेगा मिलने के लिए। आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम लीडर के बेटे से बात कर रहे हो, ऐसे बात कर सकती हो? कहती है बात तो करूंगी मैं क्योंकि मैं यहाँ पर रोज आऊंगी। अब वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है। बाद में कहते हैं भला मैं इस लड़की की बात क्यों मान रहा हूँ, बहुत ही वियर्ड है। नेक्स्ट डे सभी फ्रूट फिर से तोड़ रहे होते हैं। कहते हैं कि रोंगियो हमारी लीडर है और ताकतवर भी है, हमें बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन उन लड़कों का झुंड वहां पर फिर से आ जाता है। कहते हैं कि बहुत जूसी फ्रूट तुम लोगों ने इकट्ठे किए हैं ना, तो चलो दे दो। लेकिन रोंगियो आती आकर कहती है कि कल का सबक तुम लोग भूल गए क्या? कहते हैं भूला नहीं हूँ, वही तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। कहती है अच्छा याद दिलाने हो? कहता है हाँ, लगता है कि तुम मेरे पर फिदा हो गई हो, मैं देखो कितना हैंडसम लग रहा हूँ। मन में सोचती है कि तुम पागल हो क्या, बोला मैं तुम्हारे ऊपर क्यों फिदा होंगी? कहता हूँ ही मैं इतना हैंडसम। जो फल उन लोगों ने इकट्ठा किए होते हैं ना वो एक खाता है। कहता है कितना गंदा फल है, इसे तो कुत्ते भी ना खाएं। कहती कुत्ते ना खाएं फ्रूट तुमने फिर से गिराया, चलो उठाओ। पीछे से लड़का बोलता है कि तुम मेरे लीडर से क्यों लड़ रही हो एक लड़की होकर? तुम्हें पता है ना कि मेरे लीडर तुम्हें पसंद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कहती पसंद वो भी इसे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसे देखो भी ना। कहते हाँ तुम मुझे नहीं देखोगी लेकिन मैं तो तुमको देखूंगा। कहती फ्रूट्स उठाओ और उसे पूरा फिनिश करो। कहते नहीं करूंगा। वो पकड़ती हाथ और उसे नीचे झुका देती। कहती खाओ। मैंने कहा ना खाओ। कहता है खा रहा हूँ रुको एक मिनट। वो पूरा फ्रूट धीरे धीरे करके खा लेता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। रस्सियां बना रहे होते हैं तो कहती भला रस्सियां क्यों बना रहे हैं हम लोग लीडर? ये शिकार करना तो आदमियों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है।
कहती ये किसने कहा कि ये सब लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, ये हम लोगों का काम भी है। चलो हम लोग अभी ही पकड़ लेंगे। वहाँ पर 2 पिग आई हुई होती हैं और वो लोग उसको कैच कर लेते। कहते वाह! ये तो बहुत सही है। इधर हम देखते हैं कि आज सब लोग गाँव में इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि जितने भी आदमी थे उनका काम था शिकार करना। सब कुछ न कुछ शिकार करके लाए हुए होते हैं तो वो लड़का फिर से मज़ाक उड़ाने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। शिकार करने गए थे ना हम लोगों का मुकाबला करने, लेकिन तुम लोग सिर्फ ये सड़े-गले ही इकट्ठा कर पाओगे, मीट कहाँ है, मीट कहाँ है? सब उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं तो वो इशारा करती है। वहाँ पर 2 पीक को देखकर सब कहते हैं वाह! इतना अच्छा तुमने भोजन इकट्ठा कर दिया हम लोगों के लिए, हम लोग को भी ये दो क्योंकि हम लोग भी इसके हकदार हैं। क्योंकि जब भी हम लोग लाते हैं तो मिल-बाँट कर खाते हैं। कहती है बिल्कुल नहीं। सब चिल्लाने लगते हैं कि क्यों नहीं, क्यों नहीं? कहती है कि कुछ टाइम बाद जब ये बड़े हो जाएँगे तब सबके पास ज़्यादा-ज़्यादा मीट आएगा, अभी ये दोनों बच्चे हैं। तो इनको हम लोग हर्ट नहीं कर सकते। कहते हैं अच्छा, अब तुम खाने को भी बताओगे कि हम लोग कब खाएँगे? कहते मैंने कहा ना कि अभी नहीं मतलब नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है कि इतना क्या अकड़ दिखा रही हो तुम? आखिर मेरे सामने भीख माँगो तुम तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। कहते भीखो भी तुमसे, तुम खुद भिखारी लग रहे हो। ईंट नीचे फेंक देता है, अभी वो फिर से अपने बेटे से मिलने जाती है। कहती है कि इन्हें थोड़ा-सा टाइम चाहिए, ये जल्द ही ठीक हो जाएँगे। लीडर कहते हैं कि भला मैं इसकी बातों को मान क्यों रहा हूँ? ये कौन-सी बड़ी ऐसी जादूगरनी है कि वही लड़का आता है कहता है अरे वाह! लगता है मेरे ऊपर फ़िदा हो गई। तभी घर तक आ गई मेरे। हाँ, सही कहा, मुझसे डर गई है, यहाँ पर माफ़ी माँगने आई होगी। तो उसका भाई कहता है क्या हुआ? कहता है भाई ये लड़की देख रहे हो ना? कहता है हाँ, तो क्या देख रहा हूँ? कहता है बस कुछ नहीं, मेरे मन की बात तो आप नहीं समझ सकते। इधर हम देखते हैं कि रोंगियो के फादर बैठे होते हैं। कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने कुछ पिग्स को पकड़ा है। कहती हाँ पकड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा और आपका कोई रिश्ता है। तभी वहां पर वो चूहा पकड़ लेते हैं। उसके फादर कहते हैं कि है तो वो चूहे से बहुत ही ज्यादा डरती थी। कहते हैं देखो देखो चूहा चूहा, मुझसे दूर रखो, मुझसे दूर रखो। दरवाजे के पास उसके फादर खड़े होते हैं। तभी उसकी दूसरी बेटी दरवाजा खोलती है और वो मुंह खोल के खूब तेज चिल्ला रहे होते हैं। उसके मुंह में चूहा चला जाता है, वो खा जाते हैं। कहती है कि क्या हुआ फादर? उसको बहुत बदबू आ रही होती है रोंगियो की। जब उसकी सिस्टर आती कहती फादर आपने क्या खाया? मुझे भी बदबू आ रही है। वो वहां से भाग जाती है और उनको वोमिटिंग होने लगती है कि जो सुयु होता है ना वो बोलता है कि वो मेरे घर आई थी पता है माफी मांगने। एक औरत है बेचारी, क्या कर सकती है, मेरे सामने ज्यादा बोल नहीं पाती होगी, मैंने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन अब मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। वो है ही इतनी अच्छी। देखो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज ही उसको प्रपोज करूंगा और देखना वो मेरे प्यार में कैसे गिर जाएगी। कहते चलो चलो देखता हूँ कि क्या होता है। लीडर सफल हो जाएगा। कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। इधर हम देखते हैं कि सारी जितनी लड़कियां होती हैं फ्रूट्स इकट्ठा करती हैं। कहती है कि तुमने अच्छे फ्रूट्स इकट्ठा किए हैं और एक ही तरह के कई फ्रूट होते हैं लेकिन सब जहरीले नहीं होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। कहती है ठीक है फिर मैं तो और ले आऊंगी। तभी हम देखते हैं कि सुयो आ जाता है। कहता है देखो स्मेल कितनी अच्छी आ रही है, खा लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसका गाल पकड़ लेता है। कहता है सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, बस मेरी बातों को मान लो। कहती है क्या दिमाग खो चुके हो क्या? या हमेशा ही पागल थे या आज पागल हो गए हो जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? कहता है मुझे पता है थोड़ा सा शर्माती हो, बट हो बहुत अच्छी, इसी वजह से तो मैं आज यहाँ पर कन्फेस करने आया हूँ। इतनी देर में रोंगी उठाती है ककड़ी और उसके सर पर मार देती है। कहती निकलो यहाँ से। उसका दोस्त कहता है ये क्या किया? मेरे लीडर आपको यहाँ पर प्रपोज करने आए थे। कहती प्रपोज करने आए थे? इस तरह भला कौन किसको प्रपोज करता है? ऐसे पागल लड़कों को भला मैं हाँ क्यों बोलूंगी? कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे पास आने से डरती हो क्योंकि मैं हूं ही इतना औसम। एम्बेरसमेंट महसूस हो रही होगी ना सबके सामने बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं। तभी वहां पर 5 कलर स्टोन गिर जाता है। कहती है तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस पर स्टोन के बारे में कैसे पता? अब वो बता देता है कि मैं जो है यिन बाओ मेरे ग्रैंडफादर हैं। कहती है क्या ग्रैंडफादर? मतलब तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडसन हो? मैंने बात हमेशा से छिपा कर रखी है ताकि लोगों को पता ना चले, प्लीज मत बताना। कहती हो ग्रैंड चाइल्ड तुम तो कितने क्यूट हो लेकिन उतने ही बदतमीज, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। वो उसके पीछे फिर से जाने की कोशिश करता है तो वो पैर उठा देती है। वहां से वो चली जाती है। उसका दोस्त कहता है ये लड़की तो काफी तेज तर्रार है, तो वो भी पैर उठाता है। इधर हम देखते हैं कि वो घर पे एक मेडिसिन बना रही होती है, सारी जो है बीजों को पीस पीस कर। कहती है कि इनसे मैं कोई ना कोई मेडिसिन तो तैयार ही करूंगी। तभी उसकी बहन आ जाती है। कहती है ये लड़की, इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं क्या करूँ? देखती है कि उसने बहुत सारे फ्रूट्स बना कर रखे। कहती है अब तो मैं सब खा जाऊंगी। रोंगू कहती है मत खाओ। कहती हूँ खाऊंगी खाऊंगी। रोंगू कहती है प्लीज मत खाओ ना। कहती खाऊंगी। क्या कर लोगी तुम? तभी उसके फादर आ जाते हैं। कहते हो वाह ये तो बहुत ही टेस्टी है। कहती है मत खाओ, इसमें पॉइजन है। कहती है बहुत बेवकूफ बना चुकी है लेकिन इसमें कोई पॉइजन नहीं। वो दौड़ा रही होती है, वो दोनों भाग रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों पूरा फिनिश कर देते हैं। कहती है देखा देखा मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। लेकिन अभी दोनों के पेट में दर्द होने लगता है।
कहती है क्या सच में इसमें पॉइजन था क्या? कहती है जब मैंने कहा था इसमें पॉइजन है तो तुम मानी क्यों नहीं? और उसके फादर कहते हैं एविल वुमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम जो अपने फादर को जान से मारती हो। कहते हैं दोनों लोग पॉटी थोड़ी थोड़ी खा लेना, वॉमिटिंग कर लेना वरना मारी जाओगी। अब वो दोनों पॉटी ढूंढ रहे होते हैं, उन दोनों को मिल जाती है। कहती है क्या इसे खाना है? तो बहुत ही गंदी चीज है। कहती खाना पड़ेगा फादर, वरना सच बता रही हूँ कि हम दोनों जिंदा मर जाएंगे। वो लोग वॉमिटिंग करते हैं। इधर हम सुयु को देखते हैं। वो सोचता है कि कल उसने हाँ नहीं बोला था लेकिन आज वो उसे हाँ जरूर बोलेगी। इसी वजह से उसने बढ़िया से फ्लावर बुके बनाया था ताकि वो उसे प्राइवेट में जाकर आज प्रपोज करेगा, सबके सामने नहीं। तुम लोग बस छुपे हुए रहना, मैं जाऊंगा वहां पर उसके लिए एक बढ़िया सी जगह चुनकर प्रपोज करने। ये होल ट्राइब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। हम लोग आज शाम में पार्टी करेंगे और जाकर फूल चुनो तुम सब लोग। वहां पर वो फूल देखकर बहुत ही इतरा रहा होता है कि इतने अच्छे फूल, वाह मजा आ गई। हम देखते हैं कि वो तभी फिर से आ रहा होता है। रोंगयू देख रही होती है और उसकी बहन भी। उसकी बहन जाकर सामने खड़ी हो जाती है तो उसको धक्का मार देता है कि हटो यहाँ से। जाता है फिर से उसके सामने, कहती क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? कहता है कि देखो कल तुमने ना बोल दिया था लेकिन आज मैं तुमसे हाँ बुलवाने आया हूँ। उसकी बहन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन एक भी लड़का तुम्हें भाव नहीं देगा। क्या कह रही होती है इतना तो कुत्ते भी पीछे नहीं पड़ते गली के जितना लड़का हमारे लीडर के पीछे पड़ा हुआ है। वो उसको लेकर जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये खास जगह है। टन दिखाते हैं कि वहाँ पर उसने बहुत सारे फूल लगा रखे हैं तुम्हारे लिए। वो फ्लावर देखती है तो कहती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास में आओ। एक मुंह पर मारती है जोरदार, कहती है कि ये जो है ग्रेवयार्ड पे फूल लगाए जाते हैं तुम मुझे दे रहे हो। कहते हैं क्या मतलब, ये प्रपोजल भी जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। वहां से वो गुस्सा होकर चला जाता है, उसके सारे दोस्त भी चले जाते हैं। वापस आती है, देखती है, कहती वाह ये सच में ये तो ग्रेवयार्ड पे फूल लगाए जाते हैं, यहाँ पर भला क्यों लगा? इतना पागल लड़का तो कोई भी नहीं होगा, भला इसको हाँ कौन बोलेगा। इधर हम जीवान को देखते हैं, जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसकी एक बेटी है तो वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं लेकिन सामने से रोंगयू आ जाती है। रोंगयू को देखकर वो लड़की कहती है कि तुम भला कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? कहती है कि मैं यहाँ पर खास पर्सन से मिलने आई हूँ। लेकिन मिस लैन का दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है कि ये लड़की आई भला यहाँ पर क्यों? अपनी बेटी से कहती है जाओ एक गिलास पानी दो जाकर। जाती है, कहती है कि मिस आपके लिए पानी। कहती है थैंक यू, लेकिन वो गिलास छोड़ देती है। कहती तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर रोंगयू कहती है आज जो तुमने किया मैं उसके लिए माफ कर रही हूँ, दोबारा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना जान लो। मैं छोटे बच्चों की ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो बहुत तेज से रोने लगती है कि मदर मदर देखो ना ये क्या कर रही है, इसने मुझे बुली किया। वो चुपचाप बैठी होती है तो इस पर जीवन कहता तुमने ऐसा क्यों किया? कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैं करती तो ये यहाँ पर न रहती। हाँ तीनों वहां से चले जाते हैं। मिस लैन कहती है लड़की आई कहाँ से है, इतनी छोटी? कहते हैं मुझे खुद नहीं पता यिनबो, अब मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम उठ जाओ ताकि मैं तुमसे थोड़ी बातें कर सकूं। वो अपनी पावर देती है उसको, कहती है बेटा कब उठोगे? अब तो बहुत टाइम बीत गया है, मैं कब से आ रही हूँ तुम्हारे पास, प्लीज उठ जाओ ना। वहां पर उसका हाथ पकड़ कर बैठी होती है, घंटों बीत जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो अपने बेटे के लिए गाना गाती थी, लोरियां सुनाती थी, उसे स्टोन पहनाया था और कैसे एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। तभी उसकी आंखें खुलने लगती है, कहती प्रीस्ट प्रीस्ट आइए ना देखिए क्या हो गया। प्रीस्ट बताते हैं कि थोड़ा सा वीक है इसी वजह से होश नहीं आया है लेकिन जल्दी ही होश आ जाएगा। बाहर निकलती है। मिस लैन कहती है मुझे माफ कर देना कि जो भी मेरी बेटी ने उस टाइम किया। कहती रोने की जरूरत नहीं, उसे सुधारने की जरूरत है। इधर फिर से वो लड़की आती है और पानी के अंदर चली जाती है। उधर से हम देखते हैं कि तभी जो है रोंगयू भी निकल रही होती है। रोंगयू को चिल्लाने की आवाज आती है तो उसे बचाने के लिए जाती है। वहां पर जीवान आ जाता है, कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों पानी के अंदर कैसे हो, बताओ ना क्या हुआ। वो शायू बोलती है कि मुझे डर लग रहा है फादर, मुझे डर लग रहा है। कहते हुआ क्या है मुझे बताओ ना, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? इस औरत ने मुझे पानी में धक्का दे दिया। वो भी कहती है कि हाँ मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, इसी ने धक्का दिया है, मुझे धक्का देने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं? तुम्हें खुद की अक्ल लगानी चाहिए। ये कहती है मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, कल को तुम यहाँ के लीडर बनने वाले थे लेकिन हम लीडर बनने लायक भी नहीं हो। ग्रैंडफादर को होश आ गया तो तुरंत भाग कर जाते हैं। कहते हैं ग्रैंडफादर आप ठीक तो है ना? कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। अब वहां पर स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत वापस आ चुकी थी। वो उसे जड़ी बूटियां बार बार पिला रहा होता है कि मैं सुन रहा था कि यहाँ पर कोई मेरा नाम ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी मदर मुझे बुला रही है। कहते हैं हाँ यहाँ पर एक लड़की आई थी जिसका नाम रोंगयू था। ले तब जियोन कहता है मैंने उसे भगा दिया है।
क्योंकि वो बिल्कुल बेकार थी। कहते उसे लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है अभी के अभी, वरना मैं चला जाऊँगा। कहते ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जाता है और बताता है कि यिनबो को होश आ चुका है, वो भाग कर आती है। कहता है मदर आप यहाँ पर। कहते यिनबो वहाँ पर देखकर यकीन नहीं होता उसको कि उसकी माँ एकदम यंग है और वो बुढ़ा हो चुका है। कहती कितना इंतज़ार करा है मेरे बच्चे तुमने। मैंने तुम्हें कितना ढूँढा, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। दोनों एक-दूसरे के गले लग-लग कर खूब तेज़-तेज़ रोने लगते हैं। ये बात जीवन को समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर ये दोनों एक-दूसरे को पकड़ कर रो क्यों रहे हैं? कहते जाओ बाहर, मुझे अपनी मदर से बात करनी है। तब वो बताती है कि कैसे मेरे सर पर चोट लगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। जीवन अभी भी कह रहा होता है कि क्या प्रूफ़ है कि ये आपकी माँ है? वहाँ पर वो बताती है कि देखो मैं प्रूफ़ नहीं करना चाहता। बाहर निकलता है, कहता है कि मदर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है बस मैं सपना देख रहा हूँ। कहती बैठ जाओ, यिनबो मदर तुम्हारे साथ हैं, जितने दिन तुम जिंदा हो उतने दिन मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ। कहते ठीक है। आदमी को बुलाते हैं, कहते हैं जितनी देखभाल तुम मेरी करोगे उतनी अब से मिस की भी करोगे, क्योंकि ये मेरी माँ है। सबको समझ में नहीं आ रहा होता है कि माँ है, इतनी छोटी माँ भला लीडर की कैसे हो सकती हैं। वो उन्हें बार-बार खाने को दे रहे होते हैं, पीने को दे रहे होते हैं, उनका बहुत ख़्याल रख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिव आ जाता है। शिव आकर बैठ जाता है, कहते हैं वाह! मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम भी होगी। कहते हैं क्या मतलब तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो? कहता है हाँ, हम दोनों ही एक-दूसरे को जानते हैं। वैसे तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना, तभी यहाँ पर बैठी हो। कहते रिग्रेट नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर यिंगबो कहता है कि ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ है। कहते क्या ग्रेट ग्रैंड माँ, क्या ग्रेट ग्रैंड माँ? कहते हाँ ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ है। कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ, कहते हैं मानना पड़ेगा वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ, ये लड़की तो रोज मुझे मिलती थी। तुम इनकी रिस्पेक्ट करोगे? कहता है क्या रिस्पेक्ट? सच में क्या मुझे ग्रैंडमा कहना पड़ेगा? कहता है हाँ बोलो, अभी के अभी बोलो। वो बहुत बोलने की कोशिश करता है लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं। अपने भाई से कहता है कि भाई सच में ये ग्रैंडमा है क्या? कहते हैं हाँ है, बोलो ना, मुंह से बोलो ना। बहुत कोशिश करने के बाद बोलता है, वहां पर बैठ जाता है। कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी ग्रैंड माँ की केयर करोगे। कहता है हाँ ग्रेट ग्रैंड माँ, ये बेटर है, मैं आपकी केयर जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो जीवान होता है उनकी रियल बेटी होती है डुओडो, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है। वो कहती है ग्रेट ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना? कहते हैं हाँ हाँ मेरी बच्ची यहाँ पर आ जाओ। रोंगयू बहुत पसंद कर रही थी, कहती तुम कितनी प्यारी हो। अब वहाँ पर जीवान से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। फादर के होते हुए भी वो हमेशा अकेली रहती है। तुम्हें नहीं लगता है कि डुओ डुओ को सर्वाइवल स्किल थोड़ी कमजोर है? तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए, तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। शायू और मिस लैन भी आ जाते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर आपको होश आ गया, आप कितने अच्छे हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, चलो अपने फादर के पास बैठो। मिस लैन कहती हैं कि क्या मैं जीवान के बगल बैठ सकती हूँ? कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बैठो। फिश खिला रहे होते हैं रोंगयू को। मिस लैन को बहुत बुरा लग रहा होता है, कहती फादर मुझे भी खिलाओ ना। जीवान शायू को भी खिलाने लगते हैं तो डियो डियो बोलते हैं कि फादर मुझे भी खिलाओ ना। लेकिन तुरंत उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, तुम्हारे हाथ है, तुम अपने हाथ से खा सकती हो। रोंगयू बोलती है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को खिलाना, अगर तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें दोनों की जिम्मेदारी बराबर लेनी है। यहाँ पर शायू बोलती है कि फादर सच में क्या आप इस लड़की की जिम्मेदारी लेंगे? आप मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर तुरंत ही शायू माँ के साथ चली जाती है। इस बात से नाराज युवान हो जाता है कि रोंगयू हम लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही है। ड्यू ड्यू रोने लगती है। यहाँ पर ग्रैंडफादर जमीन पर बैठ जाते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सच में इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पर्सन हूँ जिसकी माँ वापस आई है। मैं चाहता हूँ आप मदर डुओ डुओ की केयर करें। ठीक है जरूर करूंगी। वहां पर तभी बहुत ही प्रीसियस पर्ल जो होते हैं ना, युंग बाव आकर अपनी मदर को देता है कि ये ले लो। ये देख कर शुयू कहता है कि इतने महंगे पर्ल प्लीज मुझे दे दो। तुम्हें नहीं मिलेंगे, काम ही क्या करते हो, शिकार कर देना तो शिकार करो जाकर। कहते लेकिन ग्रेट ग्रैंड माँ को देने की क्या जरूरत है? कहती क्योंकि वो मेरी मदर है। निकलो यहाँ से। वो रो रहा होता है। रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं। कहते ग्रेट ग्रैंड माँ मैं आपके साथ फ्रूट तो नहीं तोड़ने वाला हूँ। कहती तोड़ना पड़ेगा। बाकी सब कह रहे होते हैं कि ये तो बढ़िया है, तो अपने आगे पीछे इसको घुमाने लगी है। बाकी सबको क्या लग रहा था कि उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं कि बिल्कुल प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया उसने, तो हम लोगों को और सजा दे दी है। कहते कौन सी सजा दे दी है बताओ ना। कहते अरे फ्रूट तोड़ने की। कहे कि चलो आगे काम पर लग जाओ। फ्रूट खाता है, कहता है ये तो बहुत ही कड़वा है, भला मैं इसे क्यों तोड़ूं? उसके दोस्त कहते हुआ क्या है? कहते अरे पूछो ना, मैं कहाँ फंस गया हूँ कि मदर आप तो सच में अनाज को इकट्ठा कर रही। कहती हाँ मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, टाइम बीत चुका है। उधर से मिस लैन आ रही होती है तो गलती से जीवा नीचे गिर जाता है, उसकी कमर पर चोट लग जाती है। कहते अरे बच्चे हो क्या जो इस तरह ट्रबल में पड़ गए, जाकर इसका ख्याल रखो। यिन बॉ
युनबाओ जो है रोंगयू को उस रूम में लेकर जा रहा है जहाँ पर हमेशा युनबाओ की माँ जाया करती थी। उसे समझ में नहीं आता और उसे घबराहट हो रही होती है कि कहीं चीफ लीडर वो ना बन जाए। ये बताओ कि वो लड़की कौन है? कहते हैं फैमिली है। कहती बताओ ना साफ साफ कि वो लड़की कौन है? क्या तुम दोनों की शादी होने वाली है क्या? कहते हैं अरे पागल हो क्या? तो मेरी है वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। कहते हैं नहीं मुझे लगता है कि तुम्हारी उसके साथ शादी होगी। कहते हैं इतना मत सोचो, तो मेरी और मेरी ही रहोगी। इधर हम देखते हैं कि सुयु आ चुका होता है जो है रोंगयू के पास। पता चलता है उसे अब खुदाई करनी है। कहते हैं अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया तो मैं इसे चला भी सकता हूँ। कहती फिर ठीक है तैयार हो जाओ। कहता है लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे? हमारे पास तो गधे भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, क्या करेंगे? कहती है मेरे पास आइडिया है। कहता है कौन सा आइडिया? रस्सी उठाती उसके गले में डाल देती है। कहती है चलना शुरू करो। कहता है अरे मैं कैसे चलूंगा? कहती है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें पर्ल दूंगी। वो पर्ल देकर उसकी लात टपक जाती है कि ठीक है मैं ईस्ट और वेस्ट में सब कुछ को खोद डालूंगा। जैसे ही वो शुरू करने चलता है तो पीछे से रोंगयू उसको जोर जोर से छड़ी मार रही होती है। इतने तेज से कि बेचारे को दर्द हो रहा था। उसको इतनी छड़ी पड़ती है, इतनी छड़ी पड़ती है कि बेचारे की पीठ लाल हो जाती है। तभी उसकी बहन भी आ रही होती है। कहती है कि ये किसी को भी अपनी जाल में फंसा रही है, मुझे ये फ्रूट जूस इसको फिर से पिलाना पड़ेगा। कहती है सिस्टर देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट जूस लेकर आई हूँ। वो पीछे से सुई गिर जाता। कहता है थोड़ा तो आराम मिला है, भले ही इसकी बहन आ गई हो। कहती तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती, माफ करना सिस्टर रोंगयू, मैंने आपके साथ ना इतना गलत किया, इसी वजह से मैं आपसे सॉरी बोलने आई। मैं आपके लिए फ्रूट जूस लेकर आई हूँ। वो खुद पी लेती है। कहती है कि देखा मैंने प्रूव कर दिया कि एकदम अच्छा है। मन में सोचती है कि मैं तो पी ही लूंगी और बाद में वोमिटिंग कर दूंगी, तुम अपना देखो। जैसे ही पीने चलती तब तक सुयु आकर वो छीन लेता है। कहता है मैं पीऊंगा। कहती है अरे अरे तुम नहीं, ये मेरी सिस्टर के लिए। कहता है क्यों, मैं नहीं पी सकता हूँ क्या? कहती है अरे तुम नहीं पी सकते हो, प्लीज नहीं पी सकते हो। कहता है कि मैं तो पीऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकती। रोंगी बोलती है कि पी लो अगर तुम थके हुए हो। कहती है अरे नहीं नहीं मत पियो, मुंह दिखाकर पीता है। कहता है मैंने पी लिया पी लिया। उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। तो रोंगी कहती है मुझे तो पहले से पता था कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती, मुझे फिर से पॉइजन देने आई थी क्या? सुयो बोलता है क्या, कौन सा पॉइजन, कैसा पॉइजन, तुम लोग कौन सी बातें कर रहे हो, सीरियस बातें कर रही हो क्या? कहते हैं हाँ सीरियस बातें कर रही हूँ। और उसके भी पेट में दर्द होने लगता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, तुम भी भेड़ की पोटी खा लो, वरना ये जड़ी बूटी है इसे खा लो तभी तुम ठीक हो पाओगे, वरना ठीक नहीं होगे। कहता है खाता हूँ खाता हूँ। खाता रहता है गाय की तरह, उसे चबाता रहता है, जितना मिलता है उतना तोड़ तोड़ के कि जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। कहता है मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कहती काम तो होकर ही रहेगा। रस्सी बांध देती है। कहती काम स्टार्ट करो। इधर हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। कहती है यिनबॉ मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। कहता है मदर आपको मेरा बर्थडे याद है? कहती है भला मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? कहते हैं ठीक है तो मैं ट्राइब में एक पार्टी का आयोजन करता हूँ जहाँ पर सारे और भी ट्राइब के लोगों को बुलाया जाएगा। कहते हैं ठीक है। तभी वहां पर सोयू आ जाता है। कहता है कि ग्रेट ग्रैंड मदर मैं भी जो कुछ गिफ्ट लाना चाहता हूँ। कहती है अच्छा गिफ्ट, तो उसे पल दे देती है कि जाओ गिफ्ट ले आओ जाके। कहते हो वाह सच में आप तो कितनी अच्छी हैं, मुझे इतने सारे पल दे दिए हैं। रोंगयू कहती है तुम क्या लाओगे मुझे बताओ ना, अपने ग्रैंडफादर के लिए। कहते हैं क्या, मैं कुछ नहीं लाने वाला हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा था। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम बहुत होशियार बन रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे? कहता है अरे नहीं मजाक कर रहा था, जरूर आपके लिए लाऊंगा। वो पल देख देख कर खुद पे रो रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस लैन आ जाती है। कहती है मैंने सुना है कि आपका बर्थडे है ग्रैंडफादर, मैं सोच रही थी कि हम लोग साउथर्न ट्राइब की तरफ जाते हैं, वहां पर मार्केट है और कुछ सामान भी खरीद कर लाएंगे, तो क्यों ना रोंगयू भी हमारे साथ चले। शोएब बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। कहती है हाँ बिल्कुल तुम भी चलो। तीनों मार्केट चले जाते हैं। वहां पर तरह तरह की चीजें मिल रही होती हैं। पल्स जैसे ही मिस लैन देखती है कहती है कि इतनी महंगी चीजें इसे जो है चीफ ने ऐसे ही दे दिया, मैं इतनी आसानी से तो सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना ही इसे चीफ लीडर बनने दूंगी, आखिर मैं वहाँ की लीडर बनूंगी। आती हैं रोंगयू के पास। कहती है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कहती है कौन सा गिफ्ट बताओ ना। कहती है कि ये बहुत ही यूनिक है, तुम्हें अच्छा लगेगा, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। जैसे ही सूंघती है तो कहती है ये क्यों, वो उसके ऊपर वो पाउडर डाल देती है और तुरंत ही वो बेहोश हो जाती है। कहती है माफ करना मुझे, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। जब तक तुम नॉर्मल आओगी ना अपने होश में तब तक बहुत कुछ तुम्हारे साथ हो चुका होगा। उठाकर लेकर जाती है दूसरी जगह। कहती है इसे मुझे बेचना है, ले लो। कहते हैं अरे इतनी सुंदर लड़की तुम्हें मिली कहाँ से? कहती है बेल लेना है या नहीं लेना है, मैं इसे बेच रही हूँ। कहती है क्या चाहिए इसके बदले में? कहती है बस बैग दे दो। जानवरों की बने खाल को एक बैग उठा कर दे देता है। कहता है अगर तुम भी बिकना चाहो तो बिक जाओ। कहती है अरे रे नहीं मुझे नहीं, इसे ले जाओ।
वापस अपना आ जाती है। सुयु कहता है कि ये बताओ रोंग्यू कहाँ पर गई? कहती है अरे वो अपने आप चली गई होगी, मुझे क्या, चलो हम लोग चलते हैं। इधर रात हो जाती है, अभी तक कोई भी वापस नहीं आता। सुयु और मिस लेन दोनों आ जाते हैं। तब इस पर ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ये बताओ मदर कहाँ पर है? कहते अभी आई नहीं क्या? मैंने तो सोचा वो आ गई होगी। कहते हैं तुमने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को कहाँ पर छोड़ा? मिस लेन कहती है कि हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग अपना सामान खरीद रहे थे, वो बीच में गायब हो गई। जो है सुयु को मारने लगते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे से रोंगी आ जाती है, कहती मैं यही हूँ गिनबाओ। तुरंत ही उसे लेकर जाकर बैठा देते हैं। मिस लैन कहती है तुम वापस कैसे आ सकती हो? कहती है क्यों, तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो गई है क्या अगर मैं वापस आ गई हूँ? कहती नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। कहती ये पाउडर देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये हल्का सा पाउडर मुझे हमेशा के लिए बेहोश कर सकता है? युनबाओ खड़ा होता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया काम करने की? तुमने मेरी माँ को बेच दिया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो सोचती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जब वो आदमी उसे लेकर जा रहा था तब उसने अपनी वहां पर पावर दिखाई। सब कहते हैं देवी आ गई, देवी आ गई, गॉडेस हम पर रहम करिए। दीवान होता है, मानने को तैयार नहीं होता है कि मिस लेन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। पर ग्रैंडफादर आपको गलत फहमी हुई। तब यहाँ पे युनबाओ कहता है कि मुझे अपनी मदर पर पूरा भरोसा है। मिस लैन तुमने हम लोगों को बिट्राई किया है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पीट पीट कर मार डाला जाएगा। कहती माफ कर दीजिए लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता है कि रोंगियो मुझे क्यों फंसा रही है, मैं तो जानती भी नहीं। जीवान कहता है तुम जाओ यहाँ से, मैं ग्रैंडफादर से बात करता हूँ। कहते हैं कि तुम क्या मुझे बताओगे? साफ साफ दिख रहा है कि मिस लैन की गलती है, तुमने आज मुझे बहुत निराश किया है, तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो। जाओ और लोगों को बुला कर लाओ, जितने बुढ़े लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और जो चीफ की पोजीशन होती है वो रोंगियो को दे दी जाती है। ये क्या एक लड़की? वहां पर जीवान कहता है कि ग्रैंडफादर पागल हो गए हैं। तब यहाँ पर रोंगियो कहती है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा बुढ़ा हो गया है, जी युवान की हालत है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। कहती मैं एग्री करती हूँ। कहते जाकर कम्युनिटी में सबको बता दो कि मिस रोंगी अब नेक्स्ट लीडर है। कहते ठीक है बता दूंगा। कि इस बात से जीवान बहुत नाराज हो जाता है कि ग्रैंडफादर आपने ये अच्छा नहीं किया है। मिस लैन के साथ कहते हैं कि अगर तुम्हें गलत लग रहा है ना तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो चिल्ला रहा होता है रोंगियो के ऊपर कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरी माँ की वजह से हुआ है तो आज के बाद से मैं तुम्हें यहाँ से बर्खास्त करता हूँ। तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह जियोगे। इधर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका दोस्त बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। कहते कोई बात नहीं, ग्रैंडफादर बुढ़े हो चुके हैं, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो जाती है चेक करने के लिए सब सारा सामान सही है या नहीं है ट्राइब का। अब वहां पर दोनों सिपाही अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तभी लीडर आकर बताते हैं कि जाने दो, ये यहाँ की चीफ है। कहती है क्या एक लड़की चीफ? अंदर जाकर वो एक चीज हर एक चीज चेक कर रही होती है लेकिन वहां पर कुछ चीजें नहीं होती। कहती ये बताओ कि ये चीजें कौन ले गया? बताते हैं कि वो जो मिस लैन के भाई है ना, उन्होंने ये सारी हेरा फेरी की है। कहती हुई है कि उन्हें बुला कर लाओ। तब लीडर बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। ये सारी बातें आकर वो अपने बेटे को बताती है। कहता है कि ये दोनों भाई बहन मिलकर इस ट्राइब को लगता है खत्म कर देंगे। तभी वहां पर जीवान आता है, कहता है कि इस तरह तुम मिस लैन के भाई को मत घसीटो इन सब चीजों में क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी कम्युनिटी अपने घर से निकाल कर अच्छा किया। यहाँ पर रोंगियो कहती है तुम जो अभी यहाँ बोल रहे हो उसकी कोई माफी नहीं। पर जीवान बोलता है कि क्या थोड़ी मर्सी नहीं दिखाई जा सकती? कहते हैं नहीं, मर्सी दिखाई जाएगी। जीवान को निकाल दिया गया था तो डुओ हो जाती है। कहती फादर मुझे पता है कि आपसे सब लोग नाराज हैं लेकिन मैंने आपके लिए पर्स इकट्ठा कर रखे हैं, आप इसको ले लो ना और कुछ खा भी लो। कहते हैं नहीं बेटा, तुम जाओ बाहर खेलो, तुम मेरे लिए कितना सोच रही हो। इधर सब लोग जंगल में बैठे होते हैं जहां पर अभी वो सारी स्टोरी अपने दोस्तों को बता देता है कि वो मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ है, मेरा उनसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो उनके बच्चे जैसा हूँ। सब लोग जाते हैं, देखते हैं कि जो पिग पकड़ी गई थी ना अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है। कहते हैं, वाह ग्रेट ग्रैंड माँ आपने तो कमाल कर दिया। कहती मैंने पहले ही कहा था इन बा का बर्थडे आने वाला है तो उसमें ये सब चीजों की डिश बनाई जाएगी। कहते ठीक है। कि मिस लैन जाती है जीवान के पास की चलो मैं जो है लीडर से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जीवान कहता है ठीक है चलो। तीनों के तीनों वहां पर जाते हैं। कहती है कि मुझे माफ कर दो जो भी मेरे भाई ने किया, मुझे नहीं लगता कि गलती इतनी बड़ी थी। तभी शायू फिर से जाती है ग्रैंडफादर के पास, कहती है कि प्लीज माफ कर दो ना ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची माफी मांग रही हो, तुम लोग ऐसे ही खड़े हो। वो दोनों भी माफी मांगते हैं और इतनी देर में शायू चली जाती है डुओ डुओ के साथ खेलने। डुओ डुओ ने बहुत सारे नेकलेस बनाए थे जो है मोतियां जोड़ जोड़ कर।
तभी वहां पर शायु जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऊपर उठने की। प्रिंसेस बनूंगी आगे चलकर इस टाइप की, ना कि तुम। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे से ऊपर जाओ। जितने भी नेकलेस बनाए होते हैं ना, उनको तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही होती है। डो डो खुदते से रो रही होती है, लेकिन वहां पर शायु भी रोने लगती है कि मदर देखो ना, इसने मुझे मारा है। बेचारी डो डो तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। यहाँ पर जीवन खुदते से चिल्लाने लगता है कि तुम इतनी छोटी हो और इस तरह की हरकतें कर रही हो, आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो छड़ी उठाता है मारने के लिए, लेकिन तब तक रोंगियो आ जाती है, कहती है, फिर से जीवन, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें सबसे पहले चीजों का पता लगाना चाहिए। आखिर तुम आगे चलकर लीडर बनने वाले थे। तुम अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले प्रूफ पर ध्यान दो। नीचे सारे नेकलेस पड़े हुए होते हैं और जो उसका दोस्त होता है उसने ये सारा जो है कारनामा अपनी आंखों से देखा है, तो बता देता है कि ये श्यावी की गलती है। उसने जो है डुओ डुओ के साथ ये सब कुछ किया। यहाँ पर मिस लैन बोलते हैं कि बच्चों के बीच में हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। जीवन को गुस्सा आता है कि इतनी छोटी सी बच्ची अगर इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकती है, इतने षड्यंत्र कर सकती है, तो मुझे इससे कोई भी नाता रिश्ता नहीं रखना है। दोनों वहां से चली जाती है तो रोंगियो कहती है, तुम्हें अपनी बेटी की तरह ध्यान देना पड़ेगा। कि तुम कब अपनी बेटी की तरह ध्यान दोगे? माफी मांगो इससे। कहता है, माफ कर दो। कहती, मुझसे नहीं, अपनी बेटी से माफी मांगो। तुरंत ही अपनी बेटी से माफी मांगता है और पछतावा होता है। फाइनली पार्टी का दिन आ जाता है। ग्रैंडफादर के जो दोस्त होते हैं वो भी आए हुए होते हैं। वो येलो ट्राइब से होते हैं। कहते हैं, येलो ट्राइब तो बहुत आगे जा चुका है, जैसे मेरे दोस्त का ट्राइब आगे गया। वो सब बहुत मिलकर खुश होते हैं। वो कहती है कि अरे छोटा मोटू आ गया क्या? क्या वो मुझे पहचान पाएगा? कहता है, मदर मिलकर तो देखिए, शायद आपको पहचान जाए। कहती, ठीक है, एक बार चल कर देख लेती हूँ। यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी सिस्टर और फादर होते कहते हैं, देखो ये ट्राइब के चीफ से बात कर रही है। लगता है चीफ इसे डांट रहे हैं, इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। यदि फादर, हमें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि रोंगियो जाती है येलो ट्राइब के लीडर से मिलने। कहती है, मोटू आ गए तुम? कहता है, आप मुझे मोटू कैसे कह सकती हैं? ये सब तो मुझे कुछ ही लोग कहते थे। कहती है, अब मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ ऐसे चिढ़ाती थी तो मेरा भी बोलने का मन किया। कहते, लेकिन आपको कैसे पता? कहते, मुझे तो सब कुछ पता है मोटू कि तुम कैसे छीन छीन खा जाते थे सारा खाना। वो रोने लगता है कि ये कौन सी लड़की है जो ऐसी बातें कर रहे थे। कहते, अरे भूल जाओ, कुछ नहीं, उस लड़की को जाने दो। लीडर नीचे उतरते हैं तो रोंगियो के फादर को देखते हैं। कहते हैं कि अच्छा, तुम रोंग फैमिली के लीडर हो? कहते हैं, हाँ मैं लीडर हूँ। कहते हैं, ये पल्स रख लो, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। उसके फादर को क्या लग रहा था कि रोंगियो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मेरी दूसरी बेटी ही अच्छी है। अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी कराने वाले हैं। तभी पता चलता है कि वहाँ पर टैंक क्लैन के लीडर भी आ गए। कि टैंक क्लैन के जो लीडर थे वो हमेशा से ही एक तरफा प्यार करते थे जो है लेडी नुआ से, लेकिन कभी भी उनसे नहीं कह पाए। कहते हैं कि देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। कहते हैं, ये यहाँ पर रोंगियो है क्या? मुझे यकीन नहीं होता है। वो उसे एक ड्राइंग बना कर देती है। येलो क्लैन के लीडर होते कहते हैं, तो 5 साल का बच्चा बना दे। ये आखिर इस ड्राइंग में क्या है? कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। दोनों बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और इधर टैंक क्लैन के जो लीडर होते अपनी पुरानी बातों को सोचकर एकदम रोने लग रहे थे। रोंगियो की आंखों में भी आंसू आ जाते। गॉडेस हो क्या जो मुझे इस तरह दिख गई? वहाँ पर फिजिशियन इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन टैंक क्लैन के लीडर बहुत रो रहे होते हैं। उसके फादर आते हैं, कहते हैं, देखो, जो है येलो ट्राइब के लीडर ने तुम्हें ये पल्स दिए हैं, वो अपनी जो है डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। लेकिन तभी लीडर आ जाते हैं। कहते हैं, तुम्हारी बेटी कहाँ पर है? कहते हैं, ये खड़ी है। कहते हैं, अरे ये बेटी नहीं, दूसरी बेटी। कहते हैं, अरे मेरी और कोई बेटी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मेरे पल्स लौटाओ। पल्स भी छीन लेते हैं और उन लोगों को हमेशा के लिए अपने क्लैन से बर्खास्त कर देते हैं। कहते हैं, ठीक है, बर्खास्त कर दो, अभी भी टैंक क्लैन है, मैं उनसे बात कर लूंगा। टैंक क्लैन के लीडर भी सामने आ जाते हैं। जो है रोंगियो के फादर कहते हैं कि आप तो हम लोगों को सरवाइव करने के लिए कहेंगे ना, कि हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। टैंक क्लैन के लीडर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ट्राइब में बिल्कुल भी शामिल नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और फिर से अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि कैसे इतना प्यार करता था। इधर हम मिस लैन को देखते हैं, जब बैठी होती, कहती क्या करे, तभी एक लड़का आता है। कह रहा है कि ये आखिर मुझसे दूर जाकर तुम्हें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला ना। देखो, बेटी मेरी है, तुम भी मेरी हो, तुम मेरे साथ रहो, मैं आगे चलकर गॉड बन जाऊंगा। 5 कलर स्टोन दे दो, उसके जरिए ही मैं गॉड बन पाऊंगा। अब दोनों माँ बेटी उस स्टोन को ढूंढ रहे होते हैं।
तभी वहाँ पर जीवान आ जाता है, कहता है तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो। लेकिन स्वायु बहुत होशियार होती है, कहती है फादर लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे, मैंने कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं खाया, क्या आप मेरे लिए कुछ बना देंगे। इसलिए कहती है हाँ हाँ जाओ बना दो, प्लीज बना दो मेरी बेटी के लिए। वो वहाँ से चली जाती है, अपना चुपचाप बैठी होती है, फिर से चीजें ढूंढना शुरू कर देती है और उसे वो पत्थर मिल भी जाता है। वापस आकर वो युवान को दे देती है, कहता है अब मैं ट्राइब का गॉड बन जाऊंगा, ट्राइब का गॉड। पत्थर देकर अपना हाथ ऊपर उठाता है लेकिन पत्थर टूट जाता है। वो उसका गला पकड़ता थप्पड़ मार देता है कि तुमने नकली पत्थर क्यों दिया, मैंने तो असली दिया था। शायू कहती है मदर क्या उन लोगों के पास कोई नहीं रहेगा। जीवान के पास जाती है, कहती है जीवान मुझे माफ कर दो। कहता है तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर स्टोन चुराने की। कहती है क्या मतलब तुम्हें पता था। अब यहाँ पर एक दिन पहले पूरे घर वालों ने मिलकर उस स्टोन के बारे में बात की थी, ताकि शायू जाती है और फिर से नाटक करने लगती है कि फादर प्लीज हम लोगों को ना छोड़ो, हम लोगों के पास कोई भी नहीं है। लेकिन आज जीवन को सारी बातें समझ में आ रही थी, वो धक्का दे देता है कि निकलो यहाँ से। बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, तब रोंगी हो जाती है, कहती है बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है कि ग्रेट ग्रैंडमा आपने तो हमेशा ही हम लोगों को समझाने की कोशिश की। पता चलता है कि ये वन अपनी ट्राइब के साथ वहां पर हमला करने आ गया है कि वो 5 स्टोन कलर हम लोगों को दे दो। रॉन्ग क्लैन भी उनके साथ मिल चुका था, कहते दे दो वरना आज पूरी ट्राइब को मरना पड़ेगा। सबसे पहले सुयू जाता है, कहता आओ आओ मुझसे लड़ लो, पीक लेकर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन उसे हो कुछ नहीं पाता है। ऊपर से सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, कहती देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। यहाँ पर अब सबके सामने खुलासा भी हो जाता है कि जो सुयू है असल में वो चीफ का ग्रैंडसन है। यहाँ पर युनबा बोलता है मदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। कहती कोई जरूरत नहीं, ये पत्थर ले लो। सब कहते इतनी आसानी से पत्थर दे दिया। जैसे ही पत्थर लेता है युवान कहता है वाह वाह पत्थर मिल गया। लेकिन बाकी सब ट्राइब के लोग गुस्सा कर रहे होते कि आपने इतनी आसानी से पत्थर कैसे दे दिया। युवान कहता है मैं गॉड बन गया। अपना हाथ 2-3 बार ऊपर करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ये क्या तुमने हम लोगों से झूठ बोला। कहती हाँ क्योंकि तुम कभी गॉड बन ही नहीं सकते और ना ही इस पत्थर में कोई ताकत है। इस पत्थर की ताकत मेरे द्वारा थी क्योंकि मैं गॉड हूँ। कहते हैं तुम वो भी गॉड, देखी है अपनी शक्ल। कहती हाँ क्योंकि मैं ही गॉड हूँ। वो तुरंत ही अपनी पावर के जरिए सबके सामने आ जाती है। सब कहते गॉड आ गई, गॉड आ गई, नीचे बैठ जाते हैं। जीवान के जितने शक थे और साथ में सुयु के सबके एक पल में दूर हो जाते हैं कि ग्रेट ग्रैंडमा गॉडेस है तभी वो बुढ़ी नहीं हुई, आज तक यंग है। इस बात को सब लोग ये स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ पर फाइनली एक फैमिली पार्टी होती है जहाँ पर सबसे ज्यादा खुश तो सुयु होते हैं। वहाँ पर वो तरह तरह का नाटक कर रहा था तो डुओ डुओ कहती है आप पागल कल भी थे आज भी और हमेशा रहेंगे। रोंगी अपनी फैमिली को हंसता खेलता देखकर ना बहुत खुश थी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।